तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची अटैक की वजह से जख्मी होता है, लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और किंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहीं पर किंगजू को भी कुछ याद आता है। किंगजू की मास्टर ने रात को उसको बताया था कि जब ज़ाओची को बहुत ज्यादा प्रेशर किया जाता है, जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, तब वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। वो अपनी सोल की पावर को यूज कर सकता है। तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, वो इतना भी कमजोर नहीं है। किंगजू ज़ाओची से कहती है चलो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। पता नहीं अगर इसी तरह चलता रहा तो ये फाइट कैसे खत्म होगी और जहाँ पर कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि मेरी पावर बहुत ज्यादा और मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। तो जल्दी से फिर से हवा में चली जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है। तो इसके इर्द गिर्द आइस का बना हुआ एक बड़ा सा भवंडर बन जाता है। फिर से अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़े से आइस फिनिक्स को बना लेती है। मिस्टर ज़ूरो भी चिल्लाकर उसे कहती है जूनियर ब्रदर बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये तुम्हारे पर अटैक करने वाली है। हमारा ज़ाओची फिर से अपने फिनिक्स ब्रेव मूव को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो क्योंकि ज़ाओची का फिनिक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसी वजह से वो आइस फिनिक्स के हार जाता है और वहीं पर स्कैटर हो जाता है। वो आइस फिनिक्स ज़ाओची के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा से नीचे की तरफ आता है। तो ज़ाओची वहाँ पर अपने सेकंड गेट की सेकंड मूव को यूज करता है कि यहाँ पर सेकंड गेट को ओपन करने पर उसे एक स्पेशल मूव मिला है जिसका नाम सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन होता है। वो स्पेशल मूव को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जबकि किंगजू की दोनों मास्टर्स भी वहाँ पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वो लोग कहती है लगता है कि इस बार जो बैटल एंड हो चुकी है। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ज़ाओची के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो किंगजू के खिलाफ इतनी देर तक खड़ा रह सकता है। लेकिन फाइनली अब ये मैच खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे वहाँ से धमाके का धुआं हटता है तो ज़ाओची वहाँ पर खड़ा होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ज़ाओची तो अभी तक हारा नहीं है, वो तो अभी तक वहीं पर अपने पाँव पर खड़ा है। जबकि हमारा ज़ाओची भी सोच रहा होता है यहाँ पर मेरे सेकंड गेट के स्पेशल मूव सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन की मदद से मुझे 10 गुना ज्यादा परफॉर्म एनर्जी मिली है, जिससे मुझे डिफेंसिव पावर बढ़ जाती है। इसके आइस फिनिक्स के सामने अपने आप को रेजिस्ट कर पाया हूँ। ज़ाओची वहीं पर खड़े खड़े अपने हिमली वुल्फ स्लैश को मूव को यूज करता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। जबकि किंगजू फिर से अपने सामने एक आइस की बॉल बनाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। ज़ाओची के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक करने के चक्कर में किंगजू के कंधे के ऊपर चोट लग जाती है। उसके कंधे से ब्लड निकल रहा होता है। उसकी दोनों मास्टर्स बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। उसकी सीनियर मास्टर चिल्लाकर उसे कहती है किंगजू तुम्हें और ज्यादा होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से अपनी डोमेन को एक्टिवेट करो और इस मैच को खत्म करो। ज़ाओची फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो किंगजू अपने रिबन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। फिर साथ ही वो अपनी फ्रोजन क्लाउड डोमेन को एक्टिवेट कर देती है। यही वो लास्ट वाला मूव है जिससे उसने लिंगजू को हराया था। वो वहाँ पर अपनी फ्रोजन डोमेन को एक्टिवेट करती है। ज़ाओची के पाँव वहाँ पर बर्फ में जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अब ज़ाओची की पूरी बॉडी भी जहाँ पर बर्फ में कवर हो जाएगी। किंगजू ज़ाओची से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, पर मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। हमारा ज़ाओची जब वहाँ पर आइस में पूरी तरह से कवर हो जाता है, वो अपनी फिनिक्स की ब्लड लाइन की फायर वाली पावर को यूज करता है। फिनिक्स की पावर से कहता है चलो यहाँ से जलो, और जैसे वो फिनिक्स की पावर्स को रिलीज करता है कि आसपास की सारी आइस पिघल जाती है। ज़ाओची कहता है हालांकि स्पेशल मूव को यूज करने पर मैं अगले कई महीनों तक इस पावर को दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा, यानी कि फिनिक्स की फायर को यूज नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर मैंने इसको फुल एक्सटेंट पर यूज कर दिया है, लेकिन इस डोमेन से बाहर निकलने के लिए इसको यूज करना लाजमी है, वरना मैं किंगजू की डोमेन की पावर से निकल नहीं पाऊंगा। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ज़ाओची ने अपनी फीलिंग्स की फ्लेम्स को यूज करते हुए उसके इर्द गिर्द जितनी भी बर्फ होती है उस सारी को पिघला दिया है। एल्डर लिंक भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। एल्डर लिंक इस फिनिक्स की फायर को पहचानता है। वो कहता है इस लड़के ने अभी भी यहाँ पर फिनिक्स की फायर को यूज किया है, ताकि इसके पास भी फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है, लेकिन इसके पास फिनिक्स की ब्लड लाइन की पावर कैसे हो सकती है? ये तो डिवाइन फिनिक्स सेक्टर से नहीं है। इस लड़के का एप्टीट्यूड और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा कमाल की, और इसके पास जो ट्रिक्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मैं इसे अपने हिमली स्वर्ड रीजन में वापस ले भी जाता हूँ तो ये वहाँ पर बॉटम में आ सकता है। ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि इसने यहाँ पर अपनी फ्लेम्स को शो करवा के अपने लिए एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर मैं किसी को इस बारे में नहीं भी बताऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिमली डिवाइन सेक्टर वालों को बता देंगे लड़के के पास फिनिक्स की पावर्स हैं और वो इसे ढूंढकर मार डालेंगे। सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है। ज़ाओची अपनी फ्लेम्स को रिलीज करने के बाद अभी वहीं पर बैठा होता है। ज़ाओची किंगजू से कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरी हिमली डिवाइन फिनिक्स की फायर्स के साथ तुम्हारे कपड़े नहीं जले। अगर तुम उस फायर में कवर हो जाती तो तुम काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाती और तुम्हारे कपड़े भी जल जाते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी बीवी को यहाँ पर बिना कपड़ों के कोई और देखे। तो ज़ाओची फिर से अपनी तलवार को उठाता है और किंगजू से कहता है अब मेरे पास सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ बची है कि मैं अपनी तलवार को सिर्फ एक ही बार और घुमा सकूं। अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ जितनी मेरे पास स्ट्रेंथ बची है। अगर तुमने मेरी स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया तो इसका मतलब यह है कि तुम इस फाइट को जीत चुकी और मैं हार चुका हूँ। यहाँ पर तुमसे हार नहीं सकता, फिर चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये वाला मूव बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, मुझे इसी मूव के साथ तुमसे जीतना है। ज़ाओची उसे कहता है तुम्हें इस बात को अपने जहन में रखना होगा क्योंकि तुम फ्रोजन क्लाउड पैलेस की एक मेडन हो, अपने सेक्टर का नाम रोशन करना है। तुम्हें यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मेरा मुकाबला करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो इससे तुम्हारे सेक्टर की इंसल्ट होगी, मेरी इंसल्ट होगी कि तुम मेरे साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट क्यों नहीं कर रही। जबकि किंगजू भी उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है। हालांकि
हालांकि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा है और मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पहले कभी इस तरह की स्ट्रेंथ थी या नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। जिस बंदे के साथ मैंने शादी की थी, जो मेरा हस्बैंड है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था और तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। हमारी इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं जहाँ पर अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना सबसे बेस्ट मूव यूज करने वाली हूँ। चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारे स्ट्राइक को ब्लॉक कर पाती हूँ या नहीं। किंगजू यहाँ पर अपनी फ्रोजन क्लाउड अल्टीमेट स्किल को यूज करती है, जिसका नाम ओथ ऑफ द क्रेसेंट मून होता है। हमारा ज़ाओची जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी मूव को यूज करता है, जबकि किंगजू अपने रिबन को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करती है। ज़ाओची जैसे ही अपनी तलवार को उसके रिबन के साथ टकराता है, उसी वक्त ज़ाओची कहता है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो यहाँ पर अपने इवल कार्ड के थर्ड गेट को ओपन करने वाला है। वो अपने थर्ड गेट को ओपन कर देता है। थर्ड गेट का नाम पुरगाटरी गेट होता है और जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करता है, वो एक जोरदार चीख मारता है। असल में तो इसको सेकंड गेट को भी इस लेवल पर अचीव नहीं करना चाहिए था, मोली ने ऐसा कहा था, लेकिन इसने यहाँ पर थर्ड गेट को भी ट्रू परफॉर्म राउंड में एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से इसकी इंटरनल सारी की सारी वेन्स डैमेज हो जाएंगी। इसलिए वहाँ पर पुरगाटरी गेट को ओपन करता है। किंगजू कहती है, इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा डिमोनिक और इवल ऑरा निकल रहा है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, मुझे भी पीछे हटने में मजबूर कर रहा है। ज़ाओची जैसे थर्ड गेट को ओपन करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी थर्ड गेट के साथ ज़ाओची को एक नया मूव मिलता है, जिसका नाम डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ होता है। वो स्पेशल मूव को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर एरिना के सेंटर से बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं होता है। जबकि वहाँ से धुआं हटने के बाद दिखाते हैं किंगजू वहाँ पर सही सलामत खड़ी होती है कि हमारा ज़ाओची वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठा होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। किंगजू उसे कहती है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ज़ाओची उसे कहता है, मैंने तुमसे मैच स्टार्ट होने से पहले कहा था इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने की मेरी दो वजह है। पहली तो मैं सिस्टर ज़ूरो के लिए सब कुछ कर रहा हूँ और दूसरी वजह यह है कि मैं तुम्हारे सामने साबित करना चाहता था वाकई में तुम्हारा हस्बैंड होने के लायक हूँ। मैं कोई बेकार क्रिपल इंसान नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी चैरिटी या फिर ग्रेटिट्यूड की जरूरत नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पर तरस खाओ। साथ ही हमारा ज़ाओची वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अभी देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहीं पर अनाउंसर आगे बढ़ता है और कहता है, तो मैं यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट तक हम लोग इसको काउंट करेंगे। जैसे वो काउंट कर रहा होता है, अनाउंसर कहता है, ज़ाओची यहाँ पर 10 सेकंड के लिए बेहोश रहा है और दोबारा उठ नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि इसने इस टूर्नामेंट को हार दिया है और हमारे इस बार के टूर्नामेंट की विनर या किंगजू है। लेकिन उसी वक्त किंगजू चिल्लाकर उसे कहती है, जरा रुको, मैं विनर नहीं हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ। ये मैच ज़ाओची ने जीता है। तो मास्टर से कहती है, किंगजू ये तुम क्या कह रही हो, तुम इस मैच को जीत चुकी हो, चलो जल्दी से अपने अल्फाज को वापस लो, इस टूर्नामेंट की विनर हो। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर जरा ऊपर आसमान की तरफ देखें। वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो किंगजू का जो स्नो फ्लावर वाला रिबन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से फट चुका होता है। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर इसने अपनी लास्ट स्ट्राइक को मेरे रिबन के ऊपर अनलीश किया था, अगर ये स्ट्राइक को मेरे पर अनलीश करता तो मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती। इसने सिर्फ मेरे रिबन के ऊपर अटैक किया, जरा मेरे रिबन की हालत देखें, ये बहुत ज्यादा टोर हो चुका है, लेकिन ये हर तरफ से फटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ज़ाओची इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मुझे हरा सकता था, लेकिन इसने मुझे जानबूझकर नहीं जख्मी किया। मैं इस मैच में अपनी हार मानती हूँ। तो ज़ाओची इस मैच को जीत चुका है। सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अनाउंसर भी कहता है, ठीक है, हम लोग इस मैच के विनर को ज़ाओची को घोषित कर देते हैं। ब्लू विन इंपीरियल फैमिली के युनची ने इस मैच को जीत लिया और इस बार के कंपटीशन का टॉप 1 रैंकिंग पे आने वाला विनर है। सिस्टर ज़ूरो भी भागती हुई ज़ाओची के पास आ जाती है और वो साथ रो भी रही होती है और चिल्लाती हुई ज़ाओची की तरफ आके बढ़ती है, जबकि किंगजू उसके पास से गुजर जाती है। ज़ाओची के पास आती है और उसे कहती है, ज़ाओची क्या तुम ठीक हो? चीफ किन भी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, योर हाइनेस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसके जख्म बहुत ज्यादा टेरिबल हैं। ये सारे के सारे जख्म एक्सटर्नल दिखाई देते हैं, इंटरनल इंजरीज इतनी ज्यादा गहरी नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो इस बात से काफी खुश हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर बैठी होती है, जबकि किंगजू दूर से खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि सीनियर मास्टर भी उनसे कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं, और वो सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। एक सीन हमें ज़ाओची के रूम का दिखाया जाता है। ज़ाओची अपने रूम में अपने बिस्तर के ऊपर आराम कर रहा होता है। ये टूर्नामेंट के खत्म होने के 3 दिन के बाद का सीन है। ज़ाओची आराम से सो रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर लिटिल फेरी आती है। लिटिल फेरी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर अपनी आइस परफॉर्म एनर्जी को डायल करती है, ताकि उसकी बॉडी जल्दी से हील कर जाए और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ाओची अपनी आंखें खोलता है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, चीफ केन और ज़ूरो अंदर आते हैं। तो ज़ाओची को होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई ज़ाओची के पास आ जाती है। ज़ूरो भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें सही देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि सीक्रेट राउंड बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है और इस बार के टूर्नामेंट के विनर्स में से टॉप 32 को वहाँ पर भेजा जाएगा। सीक्रेट राउंड को कल ओपन किया जाएगा। तुम्हारी बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि तुम वहाँ पर जा सको। ज़ाओची उसे कहता है, सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात उस सीक्रेट राउंड में जाने की, तो वो तो मैं अपनी बॉडी की कंडीशन को देखने के बाद ही हिसाब लगाऊंगा कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ या नहीं। मैं बीमार हुआ और चल फिर ना सका तो मैं फिर वहाँ पर नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम किसी को इस बारे में मत बताना कि मैं ठीक हो चुका हूँ। और फिर सिस्टर ज़ूरो और पैलेस चीफ किन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद मोली ज़ाओची से कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा रेकलेस हो, तुमने वहाँ पर थर्ड गेट को ओपन ही क्यों किया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कल्टीवेशन क्रिपल हो सकती थी? ज़ाओची उसे कहता है, मैंने पहले से सारा
सब अपने माइंड में लगाया हुआ था। मुझे पता था कि अगर तीसरे गेट को ओपन करने पर अगर मेरी मेडियंस बर्बाद होती हैं या फिर मेरी बॉडी को डैमेज पहुंचता है तो मैं ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को यूज करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लूंगा। हमने देखा ना कि मेरी इंजरीज कितनी जल्दी से हील हो गई है। सिर्फ 3 दिन में मेरी सारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई है। ओली उसे कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज तुम्हें इतनी जल्दी से हील कर सकती है? हाँ वो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेज में तुम इतनी जल्दी से हील नहीं हो सकते। फ्रोजन क्लाउड पैलेस से एक मेडन यहाँ पर हर रात को आती है और आकर तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को एंटर करती है ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने आप को हील कर सको। हमारी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा ने इतना असर नहीं किया जितना कि उसकी एनर्जी ने असर किया है। अगर वो तुम्हारी बॉडी में आकर अपनी एनर्जी को एंटर नहीं करती तो तुम अगले और 2 दिन तक कोमा में होते। अवची भी ये बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाता है। लिटिल मॉली से कहता है, क्या वाकई में कोई यहाँ पर आया था? कहीं क्या वो किंगजू थी या फिर लिटिल फेरी थी? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 77 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो किंगजू थी या फिर लिटिल फेरी थी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।